हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आज जो विषय है हमारे चर्चा का वो ये है कि मुख्य परीक्षा में जो हमारा मुख्य परीक्षा होगा, मेंस एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम में जो है वो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया जाए। ठीक है, शॉर्ट नोट्स कैसा होना चाहिए? शॉर्ट नोट्स ऐसा होना चाहिए कि हम 10 से 15 दिन के अंदर रिवीजन कर सकें और उसमें कुछ मुद्दे इतने हाईलाइटेड होने चाहिए कि एग्ज़ाम में जो दो पेपर के बीच में हमें जो 1-2 घंटे, 1 से 1.5 घंटे, क्योंकि फिर बीच में थोड़ा पानी वानी भी पीते हैं, कुछ खाते पीते भी हैं, तो कुल मिला के जो मुझे लगता है कि वो 1 घंटे, 1 से 1.5 घंटे जो हमें मिलते हैं, इसमें जो है वो हम थोड़े थोड़े हाईलाइटेड पॉइंट को रिवीजन कैसे कर पाए। ठीक है, तो पहली बेसिक जो बात होती है कि मेंस मतलब कि ऐसा हो नोट्स हमारा कि सबसे पहली बात कि हम इसे जो है वो 10 से 15 दिन जब हमारे एग्जाम रह जाए या 1 महीने एग्जाम को रहे, तो फिर हम सारे जो 1 2 3 4 GS 1 2 3 4 चारों पेपर जो है वो रिवीजन कर पाए। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या होगा कि सबसे पहले जब आप नोट्स बनाने बैठे तो अपने फुल सिलेबस का एनालिसिस करें, जो कि हम यहाँ पे अभी करने वाले हैं। इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम अपने कुछ जो है वो नोट्स हैं, ठीक है, उनमें देखिए एक्चुअली जो सबके पर्सनल नोट्स होते हैं ना, तो उसमें बहुत रफली लिखा होता है, तो थोड़ा एक हेजिटेशन भी होती है दिखाने के लिए। फिर भी जहाँ पे थोड़ा ठीक ठीक लिखा होगा वहाँ पे एक एक पेज का जो है स्कैन करके आपको दिखाएंगे कि कैसे जो है वो, और कुछ जो सिलेक्टेड भी स्टूडेंट है जो परिचय में है उनसे भी कुछ नोट्स मंगवाएंगे, उनके जो लिखे हुए नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, तो उसको भी कलेक्ट करके हम ऑल ओवर जो है एक व्यू देंगे कि हमारा जो शॉर्ट नोट्स कैसा होना चाहिए। अभी क्या है कि जब आप बनाएंगे तो बनाने का तरीका क्या होना चाहिए। ठीक है, इस पे बात करते हैं कैसे हम बनाएंगे। और ये शॉर्ट नोट्स बनाना आप जो है एक्चुअली देखिए, जो हमारा मेंस का आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है उसके लगभग 64 डेज कंप्लीट हो चुके हैं, और इसमें फर्स्ट एंड सेकेंड पेपर के सभी टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है अच्छे से। सभी टॉपिक पे हमने क्वेश्चन करा दिया है, टॉपिक वाइज सारे। तो अब बचता है हमारा अभी जो हमारा थर्ड पेपर स्टार्ट हो रहा है, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो हम पहली मतलब कि क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कल मंडे से 26 से। तो हम वहाँ से अगर आप नोट्स बनाना शुरू कर देते हैं तो वो बहुत अच्छा है। जैसे जैसे हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं वैसे वैसे आप वहाँ पे नोट्स भी बनाते जाइए, सबसे अच्छा हो जाएगा कि आपने जैसे हमने एक टॉपिक पूछा और हम आपको ऐसे ही प्रश्न भी कराते हैं, जैसे आप मतलब कि टॉपिक वाइज कराते हैं प्रश्न भी, तो आप उसी टॉपिक पे जो है वो नोट्स भी बनाते चलिए, तो ये आपके लिए जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरी चीज़ है कि फ्रेंड्स, एक हमारा जो है वीकली आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो गया है। अब 25 से आज से जो है वो हमारा वीकली आंसर राइटिंग प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। ठीक है, वो डेली आंसर राइटिंग था और ये वीकली आंसर राइटिंग है। ठीक है, वो डॉ था, ये वाव था, वाव है। ठीक है, तो वो क्या है कि वीकली आंसर राइटिंग में, तो जैसे वीकली आंसर राइटिंग में आपको भी तब भी टॉपिक दे दिया जाएगा कि जैसे फर्स्ट पेपर में हम आपसे जो है वो 10 क्वेश्चन, सपोज कि हम आपसे आर्ट एंड कल्चर के पूछ रहे हैं। ठीक है, हम आपको पहले बता देंगे हम 10 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर के पूछ रहे हैं, तो आपको के पास 6 डेज रहेगा। आप 6 डेज में जो है वो हमारे जैसे बताएंगे उस तरीके से आप अपने एक नोट्स बना लीजिए, और उस नोट्स में जो है वो छोटे छोटे पॉइंट नोट कर लीजिए, और नोट करके आप उसको याद कर लीजिए, और फिर जो है वो आपका जब संडे को टेस्ट होगा तो आप उसको आराम से लिख पाएंगे। ठीक है, एक चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ है कि 1 जनवरी से फिर से डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट पेपर से, तो अगर आपको वो ज्वाइन करना है तो फिर उसे ज्वाइन करने के लिए आप क्या करिए कि क्या कहते हैं, फर्स्ट पेपर से नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, और जैसे जैसे डे बाय डे हम, क्योंकि हम उसी तरीके से सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाते हैं, आगे पीछे नहीं कराते, तो जैसे जैसे सिलेबस है वैसे वैसे हम क्वेश्चन पूछते आते हैं, वैसे वैसे आप नोट्स बनाते जाइए और आंसर राइटिंग करते जाइए। वो भी आपके लिए ठीक है, जैसा आप चाहें वैसा। फ्रेंड्स, एक हमारा मेंस का क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जिसमें आपको जो है वो सारी चीज़ें प्रॉपर बताई जाएंगी, प्रॉपर वे में पढ़ाया जाएगा, प्रॉपर क्वेश्चन कैसे लिखना है उसके बारे में पूरी जानकारी देगी। उसका एक सेपरेट वीडियो होगा जिसमें मैं बताऊंगी, ये वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। एक चीज़ आप इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं, जिन्हें भी एडमिशन अभी लेना हो
वो 25 दिसंबर से लेके मुझे लगता है 1 या 2 दिसंबर जनवरी तक जो है वो आपके क्या कहते हैं प्राइस में सभी जितने भी कोर्सेज हैं प्राइस में 50% ऑफ चल रहा है। 50% प्राइस जो ड्रॉप कर दी गई है। आप उस तो अभी किसी भी कोर्स में आप लेते हैं तो 50% ऑफ आपको मिलेगा और आप जो है वो इजिली आप ले सकते हैं। उसके बाद प्राइस बढ़ जाएगा और जिन्हें भी लगता है कि नहीं बढ़ पाएगा वो हमारे अभी के पुराने और नए वो देख ले कि जो भी एडमिशन ले रहे हैं उस समय के फीस में देख लेंगे, वेरिएशन को खुद पता चल जाएगा। तो 50% जो प्राइस ऑफ हो गया है तो ऐसे में जो है वो आपको पीटी में के लिए क्रैश कोर्स करना है, मेंस का क्रैश कोर्स करना है, मेंस आंसर राइटिंग करनी है, पीटी के लिए क्वेश्चन पेपर कुछ भी आपको आरओ में लेना है, बीईओ में लेना है, बीपीएससी में लेना है, किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो जल्द से जल्द आप ले लेंगे। जिसके लिए जो है नई तैयारी स्टार्ट होने, नया बैच सभी में स्टार्ट हो चुका है। आप वो हमारे अभियान सिविल सर्विसेज ऐप पे देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि जो है वो हमारा जो आंसर राइटिंग होगा, सॉरी जो हमारा मेंस का नोट्स होगा उसमें किन किन पॉइंट्स को हम कैसे कैसे नोट्स बनाएंगे। सबसे पहले आपके सामने मैं पहले ही बता चुकी आंसर राइटिंग बैच के स्टूडेंट्स को कि GS 1 2 3 4 पेपर का जो है वो GS 1 2 3 4 पेपर की अलग अलग कॉपी बना लीजिए। ठीक, सभी पेपर्स की अलग अलग कॉपी बना लीजिए, अलग अलग कॉपी सबकी होनी चाहिए। मतलब ये नहीं हो कि आप एक ही कॉपी में जो है 1 2 3 4 में बांट दीजिए, नहीं, आपकी सबकी सेपरेट कॉपी होगी, बहुत महंगा वो नहीं पड़ेगा आपके लिए। ठीक, फिर उसके बाद जो है वो सबसे पहले जो है उस पेपर का जो भी सिलेबस है, ठीक है, उस पेपर का जो भी मतलब कि 1 2 3 4 पेपर का, अच्छा इसमें भी क्या करिए कि अगर कोशिश ये करिए कि जैसे हिस्ट्री का है तो उसमें जो है वो कोशिश करिए कि मेंस में आर्ट एंड कल्चर की पतली पतली कॉपी है अगर, तो आप कोशिश ये करिए कि उसमें भी आर्ट एंड कल्चर का, ठीक है, आर्ट हिस्ट्री के सारे पोर्शन एक साथ कर लीजिए जिसमें कि आपके आर्ट एंड कल्चर आ जाएगा, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री आ जाएगी और क्या कहते हैं मॉडर्न इंडिया, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये इतनी चीज़ें जो है वो एक साथ कर लीजिए। वो आपके लिए सुविधाजनक होगी जिसमें 10 से 12 पेज सब में हो जाए। ठीक है, 12 से 15 पेज, 12 से 15 पेज एवरेज सब में आप जो है वो नोट्स बना ले, ये आप कर लीजिएगा। ठीक, तो उसके बाद ज्योग्राफी का अलग कर लीजिए। ठीक है, और जो भी आप हिस्ट्री का कर रहे हैं तो उसमें यूपी स्पेशल की हिस्ट्री कर लीजिए और ज्योग्राफी में ज्योग्राफी का यूपी स्पेशल कर लीजिए। ठीक है, तो वो आपका उसी टॉपिक से रिलेटेड रहेगा तो आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब फिर एक ही कॉपी में हिस्ट्री ज्योग्राफी करेंगे तो वो थोड़ा सा ठीक नहीं लगेगा, इसलिए मुझे लगता है कि आप हिस्ट्री का अलग कर लीजिए, ज्योग्राफी का अलग कर लीजिए। हिस्ट्री में तीनों हिस्ट्री आप ऐड कर सकते हैं, आर्ट एंड कल्चर हो गया और आपका जो है वो ये मॉडर्न इंडिया का हो गया 1757 से 1947 तक, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस हो गया, इसको जो है वो आप एक साथ ही कवर कर सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि अब नोट्स बनाने की शुरुआत कैसे करें। तो आपने जैसे सपोज कि पहला पेपर उठाया, फर्स्ट पेपर का आपने जो है वो उठाया कि कैसे हमें नोट्स करना है, तो फर्स्ट पेपर का सबसे पहले इसी को क्या करिए, जीरोक्स निकाल के, ठीक है, जीरोक्स निकाल के आप फर्स्ट पेज पे आप चिपका दीजिए। ठीक है, फर्स्ट पेज जो है उस पर आप ये जो है वो चिपका दीजिए कि ये आपका सिलेबस है। ठीक, चिपकाने से जब भी आप कॉपी खोलेंगे तो आपके सामने वो बार बार चीज़ें रिपीट होंगी। ठीक है, कि आपका कोई भी चीज़ वो छूटेगा नहीं, दिमाग में जो है वो दीवार पे चिपका रहे हैं, कहाँ चिपका रहे हैं वो बात अलग है, पर अपनी कॉपी पे सबसे फर्स्ट पेज पे आप अपना जो है वो चिपका लीजिए कि ये आपका सिलेबस है और आपको ये पढ़ना है, अलग अलग जो है वो उसका निकाल के। ठीक, फर्स्ट पेज पे आपने चिपका लिया तो देन आप जो है वो आप देखते रहिए, आप थोड़ा सा बीच बीच में जो है पेज में 15-20 पेज के बाद मोड़ के अपना जो है अलग टॉपिक का उसको अलग कर लीजिए। फिर आप जो है वो देखेंगे कि आपको आर्ट एंड कल्चर में भारत सबका सिलेबस अच्छे से देखिएगा, डीपली एनालिसिस करिएगा कि भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से लेके आधुनिक काल तक के कला के प्रारूप, विशेषकर के संदर्भ में साहित्य के और वास्तुकला के महत्वपूर्ण पहलू शामिल होंगे। ठीक है, मतलब भारतीय कला के इतिहास में जो है वो भारतीय संस्कृति के इतिहास में जो भी प्राचीन काल से जो भी हमारे स्थापत्य कला, वास्तुकला है, मूर्ति कला है, ठीक है, जो हमारे क्या कहते हैं कि साहित्य हैं, जितने भी साहित्य हैं, ठीक है, साहित्यिक रचनाएं हैं, जो हमारी कल्चर है, चाहे वो जो है वो नृत्य हैं या फिर जो हमारे क्या कहते हैं कि वैज्ञानिक पहलू, जो पुराने समय से जो भी व्यक्ति है, व्यक्तित्व हैं, उनके बारे में जो भी हमारे कल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो हमारी संस्कृति से रिलेटेड है, ठीक है, उनको जो है वो उनके बारे में जो भी चीज़ें हैं उनको हम शॉर्ट में नोट करते हैं। जैसे अगर सपोज आपको
सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ जो है वो उनके संस्कृति के बारे में जानना है कि उनकी क्या विशेषताएं थी, सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति के बारे में या वैदिक सभ्यता के बारे में थोड़ी बहुत नोट्स बनानी है। तो आप उनको जो है ना वो मेनली क्या है कि कॉन्सेप्ट क्या होता है कि वो आपके दिमाग में छपा होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में छपा होता है, ठीक है। आपको क्या करना है कि फैक्ट डालना है, और फैक्ट में जैसे आपने यहाँ पे डाला सिंधु घाटी सभ्यता, या सिंधु घाटी जो है वो संस्कृति किस तरह की थी, ठीक है, वहाँ पे क्या। तो जैसे यहाँ पे मूर्ति पूजा को लेके है तो आपने बस मूर्ति डाला, ठीक है, और कहाँ से जो है वो, तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो से मिले हैं, ठीक है। तो आपके जो है वो शिव की मिली है मूर्ति, ठीक है। योग का जो है वो प्रमाण मिला है योगासन मुद्रा में, ठीक है। तो उस तरीके से जो है वो आप कर सकते हैं कि यहाँ से जो है वो आपके मातृदेवी का, तो अगर ये इनसे पूछता है कि मतलब कि क्या है, या फिर हड़प्पा सभ्यता की नगर नहीं, बस इतना डाला आपको, एक्चुअली बस इतना शॉर्ट में इतना ही लिखना है, इतने से आपका काम हो जाना है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट चीज़ें याद है ना, बस आपको फैक्ट डालना है कि भाई कहाँ से कौन सी चीज़ें मिली थी, ठीक है। तो कहाँ से कौन से साक्ष्य मिले थे इस बारे में। यदि आपका पूछता है कि नगर नियोजन के बारे में पूछता है, ठीक है, कि अगर सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर नियोजन है वर्तमान के जो नगर नियोजन प्रणाली उससे उतनी विकसित थी या उससे अधिक विकसित थी, या कंपैरिजन करने के लिए, तो नगर नियोजन के अगर आप थोड़ा सा डालेंगे उसके, तो किस तरीके के जो है वो ईंटों का प्रयोग किया जाता था, पक्की ईंटों का प्रयोग कहाँ होता था, जो है कहाँ कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था, तो नालियाँ जैसे, मतलब कि आपके दिमाग में बस अगर नालियाँ भी आपने केवल लिख दिया ना, .1 .2 नालियाँ, ठीक है, बस यहाँ पे ढकी हुई ऐसे नहीं भी लिखेंगे तब भी आपके दिमाग में नालियाँ होंगी, तो आपको दिमाग में आ जाएगा कि क्योंकि आपके दिमाग जो है ना वो आपके फैक्ट और डेटा नहीं याद कर पाता है, कॉन्सेप्ट तो उसके दिमाग में रहता ही है, अनकॉन्शियस माइंड में आपके दिमाग में कॉन्सेप्चुअल चीजें बनी रहती, कॉन्सेप्ट किसी भी चीज का जो है वो नहीं मिटता है, ठीक है। मतलब जो बेसिक लॉ है जीवन जीने का, जो सार है वो आपको पता है, ठीक है। बस आप क्या है, जैसे आप अपने आपको पता है कि भाई क्या कहते हैं कि पिताजी की बहन को बुआ कहते हैं, ये है वो, जितने रिश्तेदारी नातेदारी ये सारी चीज़ें पता है क्या क्या कैसे होता है, बट आपको हो सकता है बहुत अगर कुछ ना याद आए तो उनका नाम नहीं याद आ सकता, उनका गोत्र, उनका कुल, उनकी जगह, मतलब ये चीज़ें जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो नहीं याद होंगी ना, तो वो फैक्चुअल चीज़ों के लिए बस यहाँ पे ऐसे नोट करते रहिए, ठीक है। ऐसे करके पॉइंट टू पॉइंट डाल के बस ऐसे दो, मतलब, और पॉइंट में भी क्या करिए ना कि 1 2 3 4 जरूर डाल दीजिए यहाँ पे नोट्स में। क्यों, क्या है ना कि हमारा दिमाग जो है ना वो चीज़ों को नंबर में बहुत जल्दी देख लेता है। दिमाग कैसे काम कर रहा है, हमारा नंबर में काम कर रहा है, कि हमको ये बताए कि हम इसकी नगर नियोजन प्रणाली में हमने 5 फैक्ट याद किए थे, जब एग्जाम में हमें 5वां नहीं याद आएगा ना तो हम उसको कोशिश करेंगे याद करने की, पर अब जब जैसे आपने ये किया यहाँ पे डैश डैश करके लिख दिया, तो आपको ये दिमाग नहीं, आपका ये दिमाग जो है इस बात को रीड नहीं, इस प्रोसेस नहीं कर पा रहा है कि एक्चुअल में कितने फैक्ट थे। अब आप दिमाग में करें यार ये वहाँ पे ये था 3 ही थे क्या, नहीं 4 थे, नहीं 5 थे, नहीं 6 थे, तो इसलिए नंबरिंग जरूर डालिए। पेज, मैं तो ये कहूँगी कि आप पेज की भी नंबरिंग करिए, क्योंकि मतलब ऐसा मेरे साथ होता है, ऐसा सभी के साथ होता है कि जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं तो आपके दिमाग में जब किसी चीज़ को याद करने की कोशिश करते हैं तो एक्चुअल में पहले दिमाग जो है उसको किताब की उस पेज पे जाता है, जूम करता है वो भी, फिर उसके बाद उस क्वेश्चन पे जूम करता है कि जो हमने सॉल्व किया था या जो पढ़ा था, वो जूम कर करके दिखाता रहता है कि ये एक्चुअल में हमने ये पढ़ा था, और उसी में जब वो चीज़ डेटा क्लियर नहीं हो पाता, दिमाग में थोड़ा ब्लर हो जाता है, तो दिमाग को स्पष्टीकरण देना जरूरी है। जब कोई चीज़ पॉइंट में होती है ना तो स्पष्टी, जैसे क्लास में कमरों के ऊपर 1 2 जैसे होटल गए, कोई विद्यालय है वहाँ पे 1 2 3 4 लिखा है ना, कमरा नंबर 4 5, तो आपको दिमाग में वो कमरा नंबर 5 6 के नाम से याद रहेगा, ठीक है, उसकी कोई अलग पहचान नहीं, सारे कमरे समान होते हैं, ठीक है, तो दिमाग नंबर्स में काउंट करता है, ठीक है। तो ये चीज़ हाँ आपको ऐसे नोट्स बनानी है। आप कला जो है वो अब जब हम अपने मेंस क्रैश कोर्स में पढ़ाएंगे तो ये बताएंगे कि हमको इसके अंदर क्या क्या पॉइंट नोट करने हैं, ठीक है, पूरे डिटेल में बताएंगे कि आर्ट एंड कल्चर में किस किस चैप्टर से कौन कौन से पॉइंट नोट करने, इसका आर्ट एंड कल्चर का आंसर कैसे लिखना है, ठीक।
अब बात करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास की, बात करते हैं कि 1757 से लेकर 1947 तक की महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और समस्याएं। अच्छा, एक चीज और इससे भी कर ले तो बहुत अच्छा होगा कि जब आप जो है नोट्स बनाने जा रहे हैं तो कम से कम, जैसे यूपी पीसीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 2018 से, और अगर यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो है वो आप कहते सॉरी यूपी पीसीएस के एग्जाम की तैयारी करें तो 2018 से यूपी पीसीएस का, और उसके 1-2 साल पहले से मतलब जो है वो यूपीएससी का, ठीक है, इनका जो है वो पेपर पुराना उठा लीजिए, उठाकर जो है उन्हें देख लीजिए कि अच्छा आर्ट एंड कल्चर से कैसे कैसे प्रश्न बन रहे हैं। अब जैसे जैसे प्रश्न बन रहे हैं वैसे वैसे आप अपनी तैयारी करते रहिए, वैसे वैसे आप अपने नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज है कि जब भी आप नोट्स बनाएं तो एक काम करें, जब भी आप नोट्स बनाएं तो एक काम और करें, ठीक है। ये ऐसी वाली कॉपी अगर नहीं है, ठीक है, कि जिसमें दोनों तरफ लाइन नहीं है, तो आप दोनों तरफ लाइन अपने हाथ से, बहुत क्लियर नहीं कि एकदम मतलब टेढ़ी मेढ़ी भी हो, पर इतनी इतनी जगह खाली हो दोनों साइड में, और इतनी इतनी जगह नीचे भी खाली हो। कारण क्या है, ठीक है, कारण ये है कि हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उसे हमें करंट से ऐड भी तो करना है। क्या आर्ट एंड कल्चर का कोई करंट नहीं होता है? क्या अभी कोई रिसर्च नहीं हो रहा है? क्या कुछ जो है वो चीज़ें मिल नहीं रही हैं, नए नए जो है वो जो भी करंट में मुद्दे आते हैं, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत से स्थल मिल रहे हैं अभी भी, ठीक है, या जो भी मतलब कि नए चीज़ें फैक्ट ऐड हो रहे हैं उनको हम अगर यहाँ पे हमारा आंसर में हम अपने यहाँ पे हम अपने नोट्स में कोट करते जाते हैं, और फिर जब हमारा कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो फिर हमारे दिमाग में होता है ना कि फला ये चीज़ें हमने नोट की थी, और फिर जो है वो हम उसको करंट से जोड़ के, क्योंकि जब भी आप कोई आंसर लिखे करंट से ऐड करके लिखते हैं बहुत अच्छा माना जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ें सबसे पहला काम करें कि दोनों साइड ऊपर नीचे इतना छोड़ दीजिए कि आप जो है वो ऐसा ना हो कि पता चला आप यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखे पड़े हैं तो फिर आपके पास जगह ही नहीं बचेगी करंट ऐड करने के लिए। अच्छा, करंट नहीं भी ऐड कर रहे हैं आप वहाँ पे, अगर नहीं है कुछ भी, तो भी कुछ मतलब नोट्स बनाते समय सारी चीज़ें ध्यान में नहीं आती हैं। कभी कभी आपने कोई एक किताब पढ़ी, उसमें से वो चीज़ लिखी, नोट्स बनाई, और फिर दूसरी किताब में से आपको कुछ और पॉइंट अच्छे लगे तो बस वहीं पे, जैसे आपने ये इतना पॉइंट लिखा था, कुछ और अच्छा लग गया है तो आप उसको यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा के ऐसे ऐसे करके शॉर्ट में बहुत छोटे छोटे शब्दों में नोट कर लिया। ये तरीका होता है प्रॉपर एक अच्छा नोट्स बनाने का, ठीक है। मेंस एग्जाम के लिए, पीटी के लिए भी यही काम करता है। मेंस के लिए कैसे करना है, अब इसमें 1757 से 1947 तक की महत्वपूर्ण जो भी घटनाएं हैं, ठीक है, जो भी समस्याएं हैं, उनका सबसे पहले कॉन्सेप्ट उनका पढ़िए, ठीक है, कॉन्सेप्ट पढ़िए। बक्सर का युद्ध है, उसके क्या कारण थे, द्वैत शासन कब कैसे लागू हुआ, क्या निर्णायक बक्सर का युद्ध निर्णायक साबित हुआ, ठीक है। औद्योगिक जो है वो भारत में जो उपनिवेशवाद था, ठीक है, कितने चरण में था, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो बात आती है 1857 का इम्पैक्ट क्या होता है भारत में, शिक्षा का विकास क्या हो मतलब किस किस तरीके से होता है, ठीक है। और मतलब सारी चीज़ें उसके जो है वो सभी सारे पहलू आप उसको पढ़िए। कैसे जो है वो कांग्रेस की स्थापना होती है, नरमपंथियों का विकास होता है, फिर गर्मपंथी नरमपंथियों के बीच क्या कन्फ्लिक्ट होता है, फिर कांग्रेस की स्थापना के बाद के शुरुआती पहलू क्या थे, बाद के पहलू क्या थे, गांधी एरा कब स्टार्ट होता है, फिर जो है वो असहयोग आंदोलन सभी, इस तरीके से करके आप धीरे मतलब 1947 तक की सारी जो क्रांतिकारी घटनाएं हो गया। अच्छा, इसी समय जब भी इसमें नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें नहीं लिखा हुआ है, बट हम क्या करेंगे कि जब भी हम कोई भी मतलब कि इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं 1757 से लेकर 1947 तक की घटनाएं, तो उस समय ब्रिटिश शासन था, तो फिर उस समय जो है वो वैश्विक क्या परिस्थितियां थी, ब्रिटेन में क्या हो रहा था, थोड़ा सा उससे जो है वो आपको रिलेट करिए, उससे जो है कनेक्ट करके अपना आंसर लिखिए तो आंसर और अच्छा होगा कि वैश्विक परिधि उस समय क्या थी, ठीक है। मतलब क्रांतिकारी विचारधारा का जन्म कैसे होता है, उस समय विश्व में क्या चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय क्या भारत की परिस्थितियां थी, क्या विश्व की परिस्थितियां थी, ऐसे करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम। तो ये इस तरीके से आप अपने नोट्स को कोट करिए वहाँ पे, ठीक है। जब आप यहाँ पे लिख ले रहे हैं, जैसे आपने नोट्स बनाए यहाँ पे इंडियन वाला लिखा, तो वहीं पे जो है वो ऐसे बगल में विश्व में डाल दीजिए, 2-4 पॉइंट बहुत शॉर्ट में 2 से 4 पॉइंट सब में आपको डालना है, ठीक। फिर स्वतंत्रता संग्राम के जो है इससे विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों में अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति, उनका योगदान, ठीक है, इनके बारे में हम जितने भी हैं, ठीक है, उनके बारे में देख लेंगे कि आपको पता है कौन कौन से हैं, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम में जो भी हमारे व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व हैं, उनका जो है वो क्या योगदान रहा है, उनके बारे में ऐसे करके शॉर्ट नोट्स,
ठीक है। अब गांधी जी सबसे ज़्यादा योगदान रहा जैसे माना जाता है, उनके बारे में बहुत चीज़ है भाई, अपने आप में गांधी जी तो समझ लिए एक ग्रंथ ही है। पर हमको उनके बारे में, उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में नहीं, हमको उनकी स्वतंत्रता संग्राम में, देखिए मेंस में जो सिलेबस है उसको पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए, उससे एक्स्ट्रा कुछ भी आपको नहीं जाना है। क्योंकि कितना भी कह लेना कि नहीं कुछ भी आयोग पूछ ले रहा है, नहीं, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछ रहा है, सिलेबस से बाहर बिल्कुल नहीं पूछता है। जो सिलेबस से बाहर आपको लगता है ना, वो सिलेबस से बाहर नहीं होता है, एक्चुअल में विचारधारा होती है, आप जो है उसी चीज को किस पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो, किस विचारधारा से पढ़ रहे हो। ठीक है, अगर गांधी जी को आपने एक ही एंगल में पढ़ा ना, तो वो थोड़ा सा जो है वो आपके लिए फिर आपको लगेगा कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, नहीं। तो ये चीजें तो आप इनको लिखिए, जैसे गांधी लिख दिया, फिर आपने यहाँ पे तिलक लिख दिया, फिर आपने ऐसे करके छोटे तो 3 4 5 पॉइंट जो आपको लगता है कि टफ है, ये एग्जाम में नहीं, मतलब मेन मेन पॉइंट है, आपने उसको नोट कर लिया। ठीक। फिर स्वतंत्रता के बाद जो है भारत का एकीकरण पुनर्गठन 1965 तक के का जो है वो आप पढ़ लीजिए। उसके बाद उसको जो है वो छोटे छोटे पॉइंट में जो है वो नोट कर लीजिए, कैसे जो है वो पटेल के जो है वो देसी रियासतों का एकीकरण किया था। ठीक है, किस तरह से भूदान आंदोलन चला था, जमुइन का जो है वो किया गया। तो इस तरीके से किस तरीके से इंडिया चाइना वार है, तो मतलब क्या परिस्थितियां थी, चीन के साथ जो है वो क्या परिस्थितियां, इंडिया पाकिस्तान का के साथ जो है वो क्या परिस्थितियां थी उसी समय। थोड़ा सा ये स्वतंत्रता संग्राम एकीकरण की बात थी उस समय, इसको भी थोड़ा वैश्विक परिदृश्य से भी जो है देखने की कोशिश करिएगा। ठीक है। फिर उसके बाद जो है विश्व के इतिहास में तो एकदम जितना पॉइंट दिया है बस उतना ही पॉइंट पढ़िए, क्योंकि इस समय वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन ज्यादा आ नहीं रहे, ना यूपीएससी में आ रहे हैं ना यूपीपीसीएस में आ रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इनके इससे एक भी पॉइंट ज्यादा मत पढ़िए। फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, चूंकि फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत ही बहुत सी चीजें आ जाएंगी, है ना। बट आपको सारी चीजें नहीं याद करनी है, कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए, फैक्ट बस ऐसे करके क्या 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 परिस्थितियां थी ऐसे डाल दिया हेडिंग एक, फिर उसमें 4 पॉइंट लिख दिया, फिर क्या जो है वो मतलब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था। ठीक है, उस समय की क्या परिस्थितियां थी, क्या इम्पैक्ट पड़ा था। ठीक है, क्या कारण थे, क्या प्रभाव था, ये सारी चीजें बस ऐसे करके 4 4 5 5 4 से 5 पॉइंट से ज्यादा किसी में आपको नहीं लिखना है। ठीक है। फिर यहाँ बात वही है, विचारधाराओं क्या जाती, नाजीवाद, फांसीवाद। अभी हम सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से लिखना है। ठीक, छोटे छोटे वीडियो होंगे, 2 3 4 पॉइंट्स में होंगे। ठीक है, 2 3 4 वीडियोस होंगे। और उसके बाद जो है वो एक जो है वो आपको नेक्स्ट में जो है वो दिखाएंगे, कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए कुछ मेंस के जो नोट्स हैं, सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं और सबके हैं जितनी भी है आपको लगती हैं, वो आपको थोड़ा सा हम दिखाएंगे। भारत, उसके बाद नेक्स्ट है भारतीय समाज एवं संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, इसको पढ़ने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं होती, इसमें आप एडिटोरियल वगैरह अगर पढ़ते हैं आप तो सिंपल है कि ऐसे ही आप कर लेंगे जो भी है। मतलब कि इस क्वेश्चन को इस पे बहुत ज़्यादा मतलब एक कॉमन जो है नॉलेज, सामान्य ज्ञान है जो आपका ऐसे ही आपका हो जाएगा। ठीक है, भारतीय समाज और संस्कृति की। अच्छा, इसमें भी महिला संगठन, समाज, जनसंख्या संबंध, गरीबी, विकासात्मक विषय, शहरी, ये भी आप करंट को पढ़ेंगे, जितने भी करंट के मैटर हैं उन्हीं से रिलेटेड पूछता है। ठीक है, ये सारी चीजें जो भी करंट में चल रहा है, कोई योजना चल रही है, कोई मुद्दा चल रहा है, ठीक है, खाद्य सुरक्षा का मुद्दा चल रहा है, शहरी, तो इनका एक बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे इनका एक बेसिक चीजें हैं कि गरीबी का क्या पैमाना है। ठीक है, गरीबी मतलब कि क्या है, सारी चीजें, क्या समस्याएं हैं भारत की, मेन मेन क्या कारण है। ठीक है, जनसंख्या क्या है, जनसंख्या इनके बारे में 4 5 पॉइंट आपने नोट कर लिया। जनसंख्या जो है वो क्या है, नगरीकरण क्या है, इनके बारे में आपने पढ़ लिया। ठीक है, भारत में जनसंख्या के क्या वो है। फिर उसके बाद यह मेन ये सारी चीजें जो है वो करंट से ऐड करके आएंगी। तो इसमें अब इनमें क्या है कि आपने टॉपिक डाल दिया कि एक पेज पे डाल दिया, जनसंख्या डाल दिया, फिर थोड़ी जगह छोड़ के आपने महिला डाल दिया, गरीबी डाल दिया, ऐसे करके अब उसी में आपने बेसिक कॉन्सेप्ट, इसमें इतना ज़्यादा आपको दिमाग लाने की जरूरत नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है। कुछ फैक्ट हैं जो कि जैसे कुछ लॉज हैं, कुछ उनके लिए जो है वो संविधान में प्रावधान है, वो आपको याद है तो ठीक है, नहीं आ पा रहे तो उसको भी लिख लीजिए। बाकी कोशिश करिए कि इसमें जो है 4 5 पॉइंट जो भी एडिटोरियल से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, उसको करंट से जोड़ के लिख दीजिए। 2 4 पेज या तो इनके लिए छोड़ दीजिए, बस हो गया, उसको लिखते जाइए। फिर आ गया उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण का अभिप्राय। ठीक है, ये भी आप पढ़े हुए हैं। ठीक है, थर्ड पेपर। ठीक है, और उनका भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था और समाज संरचना पर प्रभाव। ठीक है,
ये भी एक कॉमन जो है वो नॉलेज का विषय है, इसके लिए कुछ अलग से आपको नहीं करना है। उसके बाद यही आ जाता है सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता। इनकी बेसिक परिभाषा आपको याद करनी है। तो एक जो है ना, कहते हैं कि जैसे इनकी एक बेसिक परिभाषा याद करके आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। एक बेसिक परिभाषा सबकी, क्षेत्रवाद की, धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिकता की, सशक्तिकरण की, ठीक। अब उस इनमें भी करंट मुद्दे से रिलेटेड ही पूछेगा या एक बेसिक कॉन्सेप्ट पूछेगा तो उसको भी कर लीजिएगा। सिंपल जो है 4-4 5-5 लाइन में इनको भी ऐसे करके नोट कर लीजिएगा। बस इनकी बेसिक परिभाषा याद करना जरूरी है, क्योंकि जैसे कुछ भी क्वेश्चन पूछता है, करंट से भी पूछता है, तो आप जो है वो इनकी परिभाषा को ऐड करना है, जो है वो आपको डालना है, ठीक। फिर आ गया कि मतलब कि विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, जिसमें आपको जो है वो प्राकृतिक संसाधनों का वितरण है, इस पे ध्यान, बस इस पे ध्यान दीजिए कि जल पढ़ना है हमको, मिट्टियां पढ़नी है, वन पढ़ना है, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में के संदर्भ में ही पढ़ना है, में भारत के विशेष संदर्भ में हमको पढ़ना है। क्या क्या पॉइंट, जल पढ़ना है, मिट्टियां हैं, वन कितने प्रकार के हैं, ठीक है। अब और दक्षिण पूर्व एशिया के बारे में पढ़ना है मैक्सिमम, और ज़्यादातर हमको इंडिया के बारे में ही, इन सब मतलब भारत के जल जो है, मिट्टी, वन, इन सब के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं, इनको सबको अच्छे से हमको कर लेना है। वनों के बारे में चाहे आप मैप बना के बना लीजिए, या तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छा होता है कि सभी जितने भी वन है भारत में, जितने प्रकार के वन हैं उनकी कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है, क्या क्या है, क्या उनका क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पे कौन जो है किस तरह की मृदा है, सब कुछ जो है उनका बेल्ट याद कर लीजिए। और एक मैप किनारे में ऐसे बना के, बहुत घटिया बनाए हैं, एक सिंपल सा, मतलब एक आप जो है वो भारत का जो है वो मैप आपने बना लिया, ठीक है, एक मैप यहाँ पे बना लिया, और जितने भी वन हैं, मृदाएं हैं, उनको एक आपने डिवाइड कर लिया। तो उससे क्या है कि किनारे में एक मैप बना लिया, और जितनी भी जैसे भारत में जो जो मृदाएं हैं, क्या विशेषताएं कि 3 पॉइंट, ठीक है, बस आप उसको लिखते जाइए, और उसको मतलब कि एग्जाम टाइम में रिवीजन करने के लिए हो गया, ठीक है। फिर भौतिक भूगोल में हमको भूकंप है, सुनामी है, ज्वालामुखी क्रिया है, चक्रवात है, समुद्री जल धाराएं हैं, पवन है, हिमसरिताएं से क्वेश्चन पूछता ही है, अच्छे से पूछता है। तो इनका भी जो है वो भूकंप है तो क्या कारण है, ठीक है, भूकंप पे कहाँ कहाँ आते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड इन दोनों को, भूकंप सुनामी को कोरिलेट कर सकता है, भूकंप ज्वालामुखी को कर सकता है, ठीक है, चक्रवात है, ठीक है, उनके कारण हो गया। तो जो भी है उनके बारे में, चक्रवात से रिलेटेड जितने भी हैं, ठीक है, उनको रिलेटेड जो है वो, उनसे रिलेटेड जो है वो आप उसको बना ले। समुद्री जल धाराएं हैं तो उसको, इन सब में मैप भी जरूर होना चाहिए, ठीक है। भूकंप पे जो भी जोन है, इनमें मतलब ज्योग्राफी में जो है कि मैप आप जब भी जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं अपना वो, तो वहीं पे बगल में अगर वर्ल्ड मैप है तो वर्ल्ड मैप बनाइए, इंडिया का मैप है तो इंडिया का मैप वहीं पे बना लीजिए छोटा सा, ठीक है, बना के आप, क्योंकि आपके दिमाग में मैप खूब छपा होना चाहिए अच्छे से। अच्छा, एक चीज़ और जो गलती करते हैं लोग कि मैप बनाते हैं मतलब कि कुछ भी उल्टा सीधा बना दे रहे हैं, तो कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बनाना है हमको, अच्छा मैप बनाना है, और अच्छे से जगह को इंडिकेट करना है, ठीक है। आप ग्लोब बना दिए, ग्लोब में आपको मतलब कुछ भी जो है वो कहीं पे भी पछुआ पवन दिखा दे रहे हैं, मतलब कि जो है वो उष्ण कटिबंधी दिखा दे रहे हैं, कहीं पे भी उपोष्ण दिखा दे रहे हैं, कहीं भी कहीं दिखा दे रहे हैं, कहीं बेल्ट दिखा दे रहे हैं, कहीं भी शीतोष्ण जो है बेल्ट दिखा दे रहे हैं, तो वो नहीं, जगह जहाँ पे है जितना, अब कभी कभी जो है ना वो यहाँ पे भूमध्य रेखा से यहाँ इसकी दूरी इतनी ज़्यादा कर दी, और यहाँ पे जो है वो दिखा देंगे कि जो है वो शीतोष्ण कटिबंधी क्षेत्र है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस आप जब भी मैप बनाएं वो अच्छा मतलब सही बनाएं, करेक्ट बनाएं, उसके बाद जो है वो मतलब सुंदर नहीं हो कि आप भाई, कोई जाहिर सी बात है कि आप जो है वो यहाँ पे आर्टिस्ट तो है नहीं कि आप जो आपको आर्ट बनाना बहुत अच्छा आता है। एक जनरल आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप इतना तो ऐसा तो बनाए ना कि मतलब जो है वो समझ में एग्जामिनर को आए, वो सही चीज़ों को दर्शाएं तो कम से कम ना। पूर्वोत्तर के बेल्ट को आप जो है वो एकदम बेकार सा बना देंगे, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक मतलब तो इसकी, और यही इसी की तो प्रैक्टिस करनी होती है ना, पहले से आंसर राइटिंग क्यों करते हैं, इन्हीं सब चीज़ों की तो प्रैक्टिस करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा जो 12वां टॉपिक है, देखिए अब आपके दिमाग में है कि अभी हमारे कितने 17 टॉपिक हैं टोटल। अब ये 17 टॉपिक एकदम रट जाने चाहिए आपको, 17 टॉपिक रट जाने चाहिए। 17 टॉपिक में मेन कौन से टॉपिक है उनको पढ़ना चाहिए। अब जैसे नोट्स किसके किसके बनाए, पहले बेसिक जो हिस्ट्री ज्योग्राफी की बना ले, जो बीच के छोटे टॉपिक है उनको मतलब एग्जाम के थोड़े दिन पहले भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इन सब का छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, उसको आप जब पीटी का रिजल्ट आ जाएगा तब भी कर सकते हैं। क्षेत्रवाद है, संप्रदायवाद है, गरीबी है, बेरोजगारी है, ये सब मुद्दा इतना चलता रहता है। हाँ,
करंट पर्सपेक्टिव में, चूंकि सिलेबस याद रहेगा ना, तो करंट का जो भी चीज़ है ना उसको मतलब उसमें हेडिंग डाल के पेज छोड़ दीजिए। अगर करंट में कुछ ऐसी उससे रिलेटेड कोई मुद्दा आ रहा है, कोई रिपोर्ट आ रही है बेरोजगारी से रिलेटेड, गरीबी से रिलेटेड, तो वहाँ फर्स्ट पेपर में कोट कर दीजिए और वो थर्ड पेपर में भी कर दीजिए। अगर थर्ड किसी एक पेपर में भी कर देंगे तो आपका दिमाग जो है वो वहाँ पे आपका जो है वो दिमाग में रहेगा कि ये चीज़ें गरीबी से रिलेटेड डेटा है। ठीक। फिर भारत के समुद्री संसाधनों की बात और उनकी संभाव्यता की बात होती है। ठीक है, इसमें छोटा सा टॉपिक है, इसमें 2-4 पॉइंट के लिए शरणार्थी समस्या से रिलेटेड है। ठीक है, सीमाएं सीमांत से कभी पूछता है कभी नहीं पूछता है। ठीक है, नगरीकरण स्मार्ट नगर जो है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में करंट से रिलेटेड ही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के वही उसका इतिहास संस्कृति कला खूब अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, साहित्य वास्तुकला क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है, त्योहार लोक नृत्य साहित्य प्रादेशिक भाषाएं धरोहर सामाजिक रीति रिवाज एवं पर्यटन। फिर उत्तर प्रदेश का जो भूगोल मैंने बताया दोनों का, इसको इतिहास में बनाइएगा और इसको भूगोल वाली कॉपी में बनाइएगा। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन जलवायु मिट्टी वन जितनी भी चीजें उत्तर प्रदेश का मैप बना लीजिएगा, मैप बना के उसमें जो है इंडिकेट कर दीजिएगा और सब में एक एक पॉइंट, मतलब जैसे फसलें हैं तो फसल चक्र क्या है। ठीक है, मिट्टियां हैं तो जो है जोन क्या क्या कहाँ पे कौन कौन सी मिट्टियां हैं। ठीक है, जो है वो संसाधन जल संसाधन है तो कहाँ कौन कौन सी नदियां हैं, क्या कौन सा जो है खादर बेल्ट है, जो है वो तराई क्षेत्र, मतलब ये सारी चीज़ों को नोट करते रहेगा। कहाँ पे जो है वो किस तरह की जलवायु है उत्तर प्रदेश में, कौन कौन से सिंचाई के साधन कहाँ पे ज़्यादा प्रयोग में करे जा रहे हैं, कितनी कितनी तरह के सिंचाई के साधन है। ऑल ओवर जैसे यूपी लिखा सिंचाई के साधन फला इतने प्रकार। डायग्राम फॉर्मेट में नोट्स भी बनाइए तो मज़ा आता है, वो डायग्राम जल्दी दिमाग में आता है ना। आपको भी पता है ना कि हमारे शब्दों से ज़्यादा डायग्राम हमारे दिमाग में छपता है ना, शब्दों से ज़्यादा दिमाग, जब भी कोई भी चीज़ डायग्राम फॉर्मेट में होती है तो दिमाग में जल्दी आती है। तो वो चीज़ इस तरीके से नोट्स भी आप बनाइए। तो उम्मीद है कि ये यहाँ पे जो भी मैंने फर्स्ट पेपर का आपको बताया है नोट्स बनाना वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो है हम आपको जो बनाएंगे वीडियो उसमें आपको बताएंगे जो कुछ हम नोट्स बनी हुई होंगी तो उनको भी आपको छोटा छोटा फॉर्मेट 1-2 पेज स्कैन करके दिखाएंगे, एक डेमो देंगे या फिर जो है वो हमारी जो है वो मीटिंग जूम पे होगी तो उसमें हम कॉपी दिखाएंगे सामने से कि ऐसा ऐसा बनाया गया है। फिर जो है वो सेकेंड पेपर को इसी तरह सेकेंड थर्ड और फोर्थ पेपर को कवर कराते चलेंगे कि क्या क्या हमें पढ़ना है। इसमें 17 टॉपिक हैं और 17 टॉपिक आपको याद होने चाहिए। और खासकर जो हमारे यहाँ भी आंसर राइटिंग कर रहे हैं उनसे कमिटमेंट है कि नेक्स्ट जो वीडियो उन्हें कमिटमेंट देनी है कि जो नेक्स्ट हमारा जूम मीटिंग होगा उनके लिए ये मैसेज है कि जो हमारी नेक्स्ट जूम मीटिंग होगी उस मीटिंग में आप लोगों से हम सिलेबस पूछेंगे। ठीक है, और नंबर वाइज ही पूछेंगे, 15 नंबर पे क्या है। ठीक है, तो आपको वो बताना होगा। ठीक, सिलेबस जब तक नहीं याद करेंगे, मैं बार बार मैंने फर्स्ट डे से बताया था, फर्स्ट डे से कि आप 4 कॉपियाँ बनाइए, फर्स्ट डे से हमने बताया था कि सिलेबस पूरा याद करिए। अब मैंने सिलेबस को डिस्क्राइब किया, एक एक पॉइंट पे मैंने आपको नोट्स बनाना बताया है। अब नेक्स्ट जो है वो आपको नेक्स्ट पेपर में बताऊंगी। ठीक है, कुछ और जो है मैं कॉपी भी दिखाऊंगी। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद है। आप लोग जो है वो सभी कोर्सेज में 50% प्राइस ड्रॉप है, आप जो है वो जाकर एडमिशन लीजिए और अभियान सिविल सर्विसेज के साथ अपनी सफलता को जो है वो और जो है कहते हैं कि सफलता को सुनिश्चित करिए। धन्यवाद।